मेरा नाम फातिमा है और मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा एक ही बेटा है। इकलौता होने की वजह से मैंने अपने बेटे आजम को बड़े लाडो प्यार से पाला था और इसी लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया था। वो मेरे हाथ से निकल गया था। वो रात भर घर से बाहर रहता और मंशियात का भी आदी बन चुका था। मैंने सोचा कि आजम के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती हूँ। हो सकता है कि बहू ही मेरे बच्चे को राह रास्त पर ले आए। रात के 2 बज चुके थे और मेरी आंखें दरवाजे की जानिब लगी हुई थीं। आजम अब तक घर नहीं लौटा था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो घर आएगा मैं उससे शादी की बात करूंगी। यूं ही इंतजार करते करते सुबह के 3 बज चुके थे। तब कहीं वो घर में दाखिल हुआ था। मैं सहन में ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर डर गया और जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मैं बोली, बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम में शर्मो हया नाम की कोई चीज है या वो बेच खाई है? तुम बेवा माँ के साथ किस कदर ज्यादती कर रहे हो या फिर तुम्हारा जमीर ही मर चुका है? आजम जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला, क्या माँ हर वक्त बोलती ही रहती हो? वो इतना कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया था। उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। वो आकर मेरे पास चारपाई पर बैठ गया। मैं बोली, आजम तेरा बाप जब मरा था मैं जवान थी। दूसरा रिश्ता आसानी से मिल सकता था, लेकिन तेरे मुस्तकबिल की खातिर खुद को कुर्बान कर गई। मैंने सोचा ना जाने सुतेला बाप किस तरह पेश आए तुमसे, इसलिए शादी ना की और सोचा कि तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी, अच्छी सी लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी, तेरे बच्चों को गोद में खिलवाऊंगी तो लगेगा कि मकसद हयात हासिल कर लिया है। मगर तुम ये किस रविश पर चल निकले हो? मैं सब कुछ देख रही हूँ, समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि तेरा ये गम मैं दिल से लगाकर मर जाऊंगी, मगर चैन से मर भी तो नहीं सकती ना। अगले जहान जाकर तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझसे तेरे मुतल्लिक सवाल जरूर करेगा? मैं रोती जा रही थी। आजम ने मुझे गले लगा लिया और फिर मेरे आंसू पोंछ कर बोला, माँ मैं वादा करता हूँ कि अब के तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बल्कि अपना बिजनेस करूंगा और तुझे सोने में तोल दूंगा। तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तू फिक्र ना कर, तेरा बेटा सुधर गया है। फिर वो मेरा माथा चूमकर अपने कमरे में चला गया। मैं जानती थी कि वो ये सब बस यूं ही कह रहा है ताकि मैं रोना बंद कर दूं। वो अपनी रविश कभी नहीं छोड़ेगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि इस बार आजम अपनी कही बात को सच करके दिखाएगा। सुबह हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे पाँव दबाने लगा। तभी उसकी नजर मेरी फटी हुई एड़ियों पर पड़ गई तो वो बोला, अम्मा तेरी तरफ देखकर दिल दुखता है। तेरी उम्र घर के काम करने वाली तो नहीं है। तुझे चाहिए कि तू बस आराम करे। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी। मैं समझी कि वो ये सब शादी के लिए कर रहा है। मैंने उसे छेड़ने को कहा, आजम तेरी दुल्हन ले आऊं? उसके जवाब ने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। वो बोला, अम्मा पहले तेरे गिले शिकवे तो दूर कर दूं, तुझे अच्छा इंसान बनकर तो दिखा दूं, फिर शादी भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया कि मैं भी यही चाहती थी कि आजम एक बार सुधर जाए, क्योंकि मैं किसी की बेटी को घर लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो बोला, अम्मा आज तेरे पाँव पर ऐसा लेप लगाऊंगा कि तू कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। तेरे पाँव की जख्मी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। मैं खुश हो गई कि चलो बेटा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर रहा है। वो एक नीली सी डिबिया ले आया और उसमें पड़ी चीज से मेरे पाँव पर लेप लगा दिया और फिर देखते ही देखते उसने झाड़ू पकड़ा और पूरा घर शीशे की तरह चमका दिया। मैं रोटी बनाने लगी तो उसने सख्ती से मना कर दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर आजम कहने लगा, अम्मा घर के काम तो हो चुके हैं, अब मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। मैं उसके साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मुझे वापसी पर शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने माथा चूमकर बेटे को रुखसत कर दिया। अब वो जी लगाकर काम करने लगा था। फिर एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा अब मैं तुझे घर के काम नहीं करने दूंगा। मेरे बिजनेस ने तरक्की पकड़ी है। क्यों ना ऐसा करें कि जब तक तेरी बहू घर नहीं आ जाती एक मुलाजमा को ही रख लें। उससे मुझे भी आसरा होगा कि चलो माँ के साथ घर पर कोई तो है। आजम की बात मुनासिब थी, इसलिए मैंने हामी भर ली और फिर उसने ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी थी कि मैं ही काम वाली तलाश करूं। मैंने आस पड़ोस में कह दिया था कि मुझे एक काम वाली की जरूरत है।
अगले ही रोज मेरी एक पड़ोसन ने अपनी गारंटी पर एक काम वाली मेरे घर भेज दी थी। वो जवान लड़की थी, प्यारी भी बहुत थी। बस ये था कि उसका हुलिया अच्छा नहीं था। साफ सुथरा लिबास तो पहन रखा था, मगर जगह जगह से पेवंद लगे हुए थे। मैं खुद किसी जवान लड़की को ही काम पर रखना चाहती थी, क्योंकि बड़ी उम्र की औरतें कहाँ कर पाती हैं घर भर के काम। मैंने उस लड़की का जायजा लिया और उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आई है। वो बोली, खाला, मेरा नाम सारा है, मुझे आपकी पड़ोसन हमीदा ने आपकी तरफ भेजा है। खाला, मैं हर चीज में ताक हूँ, खाना पकाना तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ, सफाई तो मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मैं 5 साल की थी जब से अम्मी ने मुझे काम काज पर लगाया हुआ है। अब ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके सारा काम कर डालूंगी। मैं हंसकर बोली, सायरा, मैंने सुन रखा है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तू भी बड़ा गरज रही है, ये ना हो कि काम के मामले में निकम्मी निकले। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, आजमा कर देख ले, मेरी कोई बेटी भी नहीं थी। आजम तो था ही मन मौजी, और वो भी मुझे वक्त नहीं दे पाता था। इसलिए मैं सायरा को देखकर खुश हो गई थी। मैं उसके जलबलेपन से बहुत मुतासिर हुई थी और ये सोचकर मैंने उसे काम पर रख लिया कि मेरा खूब दिल लगाएगी। मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो मेरे साथ साथ अपना दिल भी लगा लेगी। वो सारा काम करती और साथ साथ मुझे भी कंपनी देती थी। मगर जूं ही आजम घर आता, यूं लगता जैसे सायरा हवाओं में उड़ने लगी हो। आजम लापरवाह किस्म का इंसान था, इसलिए उसने काम वाली लड़की पर कोई खास तवज्जो ना दी। मगर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। जानबूझकर आजम को बार बार मुखातिब करती। जैसे ही वो घर में दाखिल होता, सायरा के कह के आसमान से बातें करने लगते थे। वो कमबख्त थी भी तो बड़ी हसीन। ऐसे में आजम कौन सा दूध का धुला था जो ये सब नजर अंदाज कर देता। उसने तो जवानी में कदम रखते ही आशिकी मशूकी का सबक पढ़ लिया था। अब आजम भी सायरा की जानिब देखकर खुश होने लगा था। मुझे वो अपनी बच्ची की तरह अजीज थी, इसलिए मैं उसे अपने अय्याश बेटे से बचाना चाहती थी। वैसे तो आजम बहुत हद तक सुधर गया था, मगर फिर भी मैं उस पर अंधा एतमाद नहीं कर सकती थी। वो काम पर जाने से पहले मेरे पाँव पर लेट कर जाता और कहता कि अम्मा, तूने अपने तख्त से हिलना भी नहीं है, वरना दवाई असर नहीं करेगी और तेरी एड़ियां फटी की फटी रह जाएंगी। मैं भी उसकी बात पर अमल करती थी, क्योंकि मेरे तलवों में बड़ा दर्द रहता था। उसके लगाए हुए लेप से काफी फर्क पड़ जाता था। आजम जैसे ही घर से निकला, मैंने सायरा को अपने पास बुला लिया और कहा, मेरे पास बैठ जाओ, 2 घड़ी तुमसे बातें करनी है। वो बैठ गई तो मैं बोली, सायरा, आजम ने अपनी सारी जवानी ऐशो इशरत से गुजारी है। सारी सारी रात घर से बाहर रहता था। कई लड़कियों के साथ उसके मरासिम भी थे। उनको महंगे महंगे तहाइफ तक देता था, मगर फिर जब दिल भर जाता तो उनको छोड़ देता था। ये मंशियात का भी आदी रह चुका है। इसकी दोस्ती भी अच्छे लोगों से नहीं है, तो इस घर में काम करती है। तो मुझे मेरी बच्चियों की तरह अजीज है, इसीलिए समझा रही हूँ कि अगर कभी आजम ने तुमसे प्यार और मोहब्बत की बात की तो हरगिज उसके जुंगल में मत फंसना। उसको जितना जल्दी प्यार होता है, उतनी ही जल्दी उसका दिल भी भर जाता है। सायरा हंसकर बोली, खाला, आप बिला वजह ही फिक्र करती हैं। क्या मुझे मेरी औकात पता नहीं है? मैं हूँ कौन? एक मामूली सी काम करने वाली। मैं भला क्यों बड़े बड़े सपने आंखों में सजाने लगी? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अपना तहफ्फुज करना जानती हूँ। सायरा की बातें सुनकर दिल को दिलासा मिला था कि वो काफी मजबूत लड़की है। आज आजम 3 रातें बाहर गुजार कर आया था तो बड़ा खुश खुश सा लग रहा था। मेरे लिए सोने के कड़े लेकर आया था और पैसा पानी की तरह बहा रहा था। मैं बड़ी खुश थी कि चलो मेरे बेटे का बिजनेस चल पड़ा है। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था जल्दी से उसके हाथ पीले कर दूंगी। और अब यहाँ आजम से पूछे बगैर ही उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। मैं एक जगह रिश्ता देखने गई और लड़की वालों को बताया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। लड़की के बाप ने मुझसे पूछा, बहन, आप हमें बताएंगी कि आपका बेटा क्या करता है और उसके बिजनेस का क्या नाम है? हम लड़की वाले हैं, अच्छी तरह छानबीन करके तसल्ली करके आपको जवाब देंगे। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे तो इल्म था ही नहीं कि मेरा बेटा क्या काम करता है। इसलिए मैं लड़की वालों से माजरत करके घर चली आई थी। जैसे ही रात गए आजम घर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम कौन सा कारोबार करते हो?
मेरी बात सुनकर आजम एकदम परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर 12 बज गए थे। वो गुस्से से बोला, अम्मा, एक तो तू हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। कैसी माँ है तू जो अपनी औलाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। मैं यकीनन कोई अच्छा काम ही कर रहा हूँ जिसकी तुझे समझ बूझ नहीं है। तू क्या जाने लड़कों के मामलात और उनके कारोबार। मुझे आजम का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं गुस्से से बोली, जो पूछा है वो बता। मैं इतनी भी जाहिल नहीं हूँ कि मुझे ये भी पता ना चले कि कारोबार क्या होता है। तू मुझे बता कि तू किस किस्म का कारोबार करता है। आजम एकदम गुस्से से उठा और बोला, अम्मा, तेरे पास तो बैठना ही फजूल है, और इतना कहकर बाहर चला गया। अब मैं चौंक गई थी। मुझे ढेरों फिक्रों ने घेर लिया था। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने आजम अब क्या चांद चढ़ाएगा, वो किन कामों में पड़ चुका है। लेकिन सुबह हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा, तू बिला वजह ही फिक्र करती रहती है। मैं काम से थका हुआ आया था तो तेरे इन सवालों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब गौर से सुनो कि मैं गाड़ियों के पुर्जे बेचने का काम करता हूँ। सस्ते खरीदता हूँ, उन्हें ठीक करवाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। आजम की बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिल गया था। मैं अपने तख्त पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी जब मेरी नजर किचन की तरफ पड़ी। आजम किचन में खड़ी सायरा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, और फिर उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और उसमें से अंगूठी निकालकर सायरा के हाथ में पहनाई थी। ये देखकर तो मैं गिश खाते खाते बची थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आजम का इरादा क्या है। क्या वो एक काम वाली लड़की को मेरी बहू बनाना चाहता है? मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया था। मैंने सोचा कि रात मैं आजम के साथ खुलकर बात करूंगी। रात हुई तो सायरा अपने कमरे में चली गई और आजम मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे पाँव दबाने लगा। मैं बोली, बेटा, मैंने आज देखा कि तुमने सायरा को अंगूठी पहनाई है। क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? आजम कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, अम्मा, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं क्यों किसी काम वाली लड़की के साथ शादी करूंगा? ये तो बस सायरा को खुश करने के लिए तोहफा दिया है, क्योंकि वो मेरे आगे पीछे फिरती है। मैंने आजम को झड़क दिया और कहा कि वो इस घर की बच्ची है और मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। मैं तुम्हें उसके जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। आजम चुप कर गया था और अब मैंने सोचा कि सायरा को एक बार फिर से हकीकत से आशना कर दूं। इसलिए सुबह जब आजम मेरे पाँव पर लेप लगा कर गया तो मैंने सायरा को अपने पास बुला लिया और उससे कहा कि बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। कल मैंने देखा था कि मेरा बेटा तुझे अंगूठी पहना रहा था। मेरी बात सुनकर सायरा फीकी पड़ गई थी। मैं बोली, बेटा, मैंने रात आजम से बात की थी, वो तुम्हारे मुतल्लिक किस किस्म के जज्बात रखता है। तब आजम ने कहा कि मैं तो सायरा को खुश करने के लिए यूं ही तोहफा थमा दिया था। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तब वो बोली, खाला, आप भी कितनी भोली हैं। जिस बेटे को पैदा किया, उसको पाला, उसे जवानी की तहलीज तक पहुंचाया, और अभी तक आप अपने बेटे को समझ नहीं सकी हैं। सायरा की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? सीधी सीधी बात करो, मुझसे यूं पहेलियां मत बुझवाओ। तब सायरा बोली, खाला, बात ये है कि आपके बेटे के साथ रहना अब मेरी मजबूरी बन गई है। कैसी मजबूरी? सायरा मुझे मजीद परेशान करती जा रही थी। उसके जवाब ने मेरा दिमाग चकरा दिया था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। कहीं सायरा और आजम तन्हाई में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एकदम परेशान होकर बोली, सायरा, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम मेरे बेटे से दूर नहीं हो सकती? तब सायरा भाग कर गई और कुछ देर बाद गुसल खाने से एक टब पानी का भर कर ले आई, और वो लेप जो मेरा बेटा मेरे पाँव पर लगाता था, जिससे मेरे जख्मी पैर काफी हद तक ठीक भी हो गए थे, सायरा ने वो टब मेरे पाँव के पास रख दिया और दोनों पाँव उसमें डालकर धोने लगी। मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब मेरे पाँव धुल गए और वो सारा लेप उतर गया, तब सायरा ने मेरे पाँव टब से निकाल लिए और मुझे कहा कि खाला, अब आप अपनी जगह से उठ जाएं और कच्ची मट्टी को खोद कर देखें, आपको मेरी मजबूरी समझ में आ जाएगी। सायरा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैं उससे बोली, सायरा बेटी, मेरा तो सारा घर पक्का है, इसमें तो कोई कच्ची मट्टी है ही नहीं। फिर तू ये क्या कह रही है?
सायरा ने मुझे अपने बाजुओं से थाम कर उठाया और बोली, 1 मिनट रुके। मैं एक साइड पर खड़ी हो गई और ये सब देखने लगी। सायरा ने बड़ी मुश्किल से वो तख्त खींचकर एक जानिब किया। उसके नीचे तो वाकई कच्ची मिट्टी पड़ी थी। मैंने अपना सर थाम लिया था कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है और ये जगह कच्ची कैसे हो गई। मैं बड़ी परेशान थी कि न जाने आजम ने यहाँ पर क्या रखा हुआ था। लेकिन काम वाली के इसरार पर जो ही मैंने कच्ची मिट्टी खोदी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे बेटे ने सोने चांदी के जेवरात छुपा कर रखे हुए थे। मैंने अपना सर पीट लिया कि मेरा बेटा किन राहों पर चल निकला है। फिर मैंने जल्दी से आजम को फोन करके घर पर बुला लिया। कुछ देर बाद आजम घर पहुंच गया था। उसने देखा कि तख्त एक साइड पर हटा हुआ है और उसकी मिट्टी भी खोदी हुई है, तो वो इस कदर परेशान हो गया था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो बोला, आपने ये क्या कर दिया है? मैं बोली, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं हो सका। ये तो मुझे सायरा ने तुम्हारी हकीकत दिखाई है, नहीं तो तुम न जाने कब तक ये सब कुछ करते रहते। आजम सायरा की जानिब बढ़ा और बोला, तुम्हें इसके मुतल्लिक कैसे पता चला? तब सायरा मुस्कुराकर बोली, आजम चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम क्या समझते हो मैं सच में एक काम करने वाली हूँ? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ। हमारे थाने में बहुत सी रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। इससे पहले भी तुम चोरी के मुकदमात में मुलविस रह चुके हो। तुमने बहुत से लोगों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां चुराई थी और अब तो तुमने लोगों के जेवरात भी चुराने शुरू कर दिए और तुमने एक बैंक भी लूटा है। मेरे पुलिस एहलकार तुम्हें पकड़ने में नाकाम रहे थे, इसलिए मैंने ये मुकदमा अपने हाथ में ले लिया और मैं भेस बदल कर तुम्हारे मोहल्ले में काम करने लगी। मेरा टारगेट यही था कि मैं एक न एक दिन तुम्हारे घर भी काम करने जरूर जाऊंगी, मगर मुझे ज्यादा अरसा इंतजार ना करना पड़ा और तुम्हारी वालदा खुद ही मुलाजमा की तलाश में फिरने लगी थी। मौका अच्छा था, मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ का एतमाद भी जीत लिया। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि तुम एक गुंडे मवाली किस्म के इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी दोस्ती कर ली। मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम करते क्या हो। मैंने तुम पर बड़े करीब से नजर रखी हुई थी। जब तुम अपने दोस्तों से बात करते तो मैं तुम्हारे कमरे में चाय थमाने आ जाती थी और तुम्हारी सारी बातें सुन लेती थी। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम्हें इन सब के पीछे हो। जब तुमने मुझे हीरे की अंगूठी लाकर दी तो मैंने अपने थाने में उसकी तस्वीर भेज दी। मेरे इल्म में ये बात आई कि वो अंगूठी तो 4 दिन पहले ही चोरी हुई है। मैंने रात अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें ये जमीन खोदते हुए देख लिया था। तुम उस पर अपनी वालदा को सिर्फ इसलिए बिठा देते थे ताकि किसी को शक ना पड़े कि यहाँ की जमीन कच्ची है और इसमें कुछ दबा हुआ है। अब तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। आजम सायरा की बातें सुनकर रोने लगा था। वो मेरे पाँव पकड़कर बोला, अम्मा मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने आजम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब मैं तुम्हें समझाती थी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने किए का मजा चखोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तुम अपनी सजा पूरी करके वापस आओगे तो इंसान बन चुके होगे। तब तक पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई थी और आजम को हथकड़ियां लगाकर अपने साथ ले गई। आजम अकेला नहीं गया था, उसके साथ मेरा सुकून भी चला गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को ये कहकर ही दिलासा दे दिया था कि अगर बच्चा इस दुनिया में अपने किए की सजा काट लेगा तो शायद उसकी आखिरत संवर जाएगी। आखिर में मैं बस आप सबकी मिन्नत करती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि जब वो जेल से वापस आए तो वो एक अच्छा इंसान बन चुका हो। मैं तो माँ हूँ, उसके लिए हर वक्त दुआएं करती रहती हूँ।